केवल इस ज्वेलर संगठन की स्थापना करने का है, बाकी मैं इसका पालन करता नहीं हूं। मैंने इसको समाज को समर्पित कर दिया, इसका पालन समाज करेगा, मेरा एकाधिकार नहीं रहेगा। मैं कभी भी पदाधिकारी के रूप में भविष्य में आप लोगों के सामने भी इस संगठन के लिए नहीं रहूंगा, एक मार्गदर्शक के रूप में रहूंगा। मैं कहने ये जा रहा हूं कि लंबे समय से मेरे ये देखने में आया कि सर्वप्रथम अभी 1.5 साल पहले भजनलाल जी जब राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे तो दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका में एक विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। उस विज्ञापन के नीचे लिखा हुआ था राजस्थान प्रदेश ज्वेलर एसोसिएशन। मैं उस दिन जयपुर था, सचिवालय किसी काम से गया हुआ था। मैंने भास्कर अखबार को देखा तो उसमें 25 फोटो लगे हुए थे और 25 में से एक भी स्वर्णकार का नाम नहीं था, सभी के सभी बनिए थे। और वो ज्वेलर एसोसिएशन राजस्थान प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहा था। भास्कर अखबार के माध्यम से, पत्रिका अखबार के माध्यम से मेरे को पीड़ा हुई। ऐसा थोड़ा सा प्लीज, या मैं एक बार चुप हो जाता हूँ। मैं यहाँ भाषण देने नहीं आया हूँ। स्वर्णकारों की जो भावनाएं हैं, जो मेरे मन में और हृदय में पीड़ा है समाज के प्रति, मैं वो व्यक्त करने आया हूँ, न कि मेरा मकसद भाषण देने का है। अपने समाज की जो पीड़ाएं हैं मैं उनको व्यक्त करना चाह रहा हूं। तो मैंने जो ही वो भास्कर में और पत्रिका में देखा कि आदिकाल से जो समाज रियासत काल से पुराने समय में आप लोगों को जानकारी है कि आज की तरह कागज की करेंसी नहीं हुआ करती थी। सोने की, चांदी की, तांबे की, धातुओं की जो करेंसी है वो चला करती थी रियासत काल में। मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? तो उस समय रियासत काल में राजा महाराजाओं के काल में जो वित्त मंत्रालय का काम है वो स्वर्णकार समाज के पास हुआ करता था। कितनी करेंसी जारी की, सोने की, चांदी की, तांबे की, कितनी करेंसी वापस आई, उनको गाड़ना, उनको ढालना और फाइनेंस का जितना भी काम था वो मैं क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के अधीन था। कालांतर में रियासतों के नष्ट होने के साथ साथ समाज में भी विखंडन प्रारंभ हुआ। समाज में संगठन की कमी आई। समाज के लोगों ने निजी हितों को ज्यादा देखा, समाज हितों को कम देखा और समाज अपना टूटता गया। साथियों, आज स्थिति यह है, किसी स्वर्णकार की दुकान को लूट लिया जाता है, किसी स्वर्णकार का थैला या बैग लूट लिया जाता है, किसी स्वर्णकार की दुकान के शोरूम पे उसको जान से मार दिया जाता है। कोई भी राजनीतिक पार्टी का नेता, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी का हो, कभी भी स्वर्णकार समाज के आंसू पूछने के लिए नहीं आए। और उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि समाज के साथ अन्याय हुआ है, इसके साथ लूटपाट हुई है, इस व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। तो कभी किसी नेता के मुंह से आप लोगों ने ये सुना कि इसके आश्रित को सरकारी नौकरी दी जाए, या इसको मुआवजा दिलाया जाए, या इसको कानूनी सहायता दिलाई जाए? ऐसा सुना आप लोगों ने? नहीं सर। सुना है तो बताइए आप, क्यों नहीं सुना? इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि हमारा समाज आध्यात्मिक रूप से, कई गौशाला में कार्यक्रम है, स्वर्णकार आगे मिलेंगे, कई भागवत का पाठ हो रहा है, स्वर्णकार आगे मिलेंगे, कई धार्मिक उत्सव जुलूस का कार्यक्रम हो रहा है,
लेकिन जब समाज का कोई काम होता है तो स्वर्णकार को समझ नहीं। कोई स्वर्णकार कहता है कि भाई मेरे ग्रह खाया हुआ है, कोई कह रहा है मेरी दुकानदारी खराब हो रही है, कोई ये कह रहा है यार समाज में ये बढ़िया है, क्यों खराब हुआ, क्यों जाओ आप। जब उन लोगों में विद्या आती है, जो लोग समाज को आर्थिक सहयोग करते हैं, न सामाजिक सहयोग करते हैं, न राजनीतिक सहयोग करते हैं, लेकिन समाज के उस बंदे में जब आफत आती है, उसके साथ लूटपाट हो जाती है, उसको 411 412 में पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा जब उठा लिया जाता है, तब वो समाज को बोलता है कि समाज मदद नहीं कर रहा है। अरे भैया, आपने कभी समाज को मदद की क्या? आपने समाज में जो व्यक्ति अग्रणी होकर के और समर्पित भाव से समाज के लिए निकला हुआ है, समाज के लिए जो व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है, आप लोग तो व्हाट्सएप में उसकी आलोचना कर रहे हो, उसकी शक्ल नहीं जानते, उसकी विचारधारा को नहीं जानते, वो समाज के लिए क्या करना चाहता है। कभी आप लोगों ने उस व्यक्ति से ये नहीं पूछा कि तुम्हारी प्लानिंग क्या है, समाज के लिए तुम क्यों निकले हो, क्या तुम्हारा कोई निजी स्वार्थ है या सोशल एक्टिविटीज के लिए निकले हो। हमें इससे मतलब नहीं है भाई। व्हाट्सएप पड़ा है, 4 लाइन लिखनी है, किसी आदमी ने अगर कोई एक्टिविटीज की है, वो बनाना आती है तो नहीं बावड़ा बना है। जब तक सार गर्भित स्थिति समाज में नहीं आएगी, तो मैंने ये सोचा कि मैं स्वर्णकार और ज्वेलर्स, इन दोनों चीजों को मिलाकर के और एक राज्य स्तर के संगठन की स्थापना करूं, क्योंकि 40 दिनों तक स्वर्णकारों की हड़ताल हुई, उनकी दुकानें बंद रही और 4.5 करोड़ हिंदुस्तान के स्वर्णकार और 19,53,730 राजस्थान प्रांत के स्वर्णकारों का फैसला बढ़ियों ने किया। कोई भी स्वर्णकार प्रतिनिधि को दिल्ली में नहीं बुलाया गया था, जयपुर में नहीं बुलाया गया था। इनका जो डिसीजन है वो किन्होंने किया, 95% ज्वेलर्स के रूप में स्वर्णकार हैं और 5% ज्वेलर्स के रूप में अन्य जातियां हैं। कभी आपने चिंतन किया कि 95% ज्वेलर्स के ऊपर 5% ज्वेलर्स शासन चला रहे हैं? मैं गलत तो नहीं बोल रहा। ये ऐसी स्थिति क्यों है कि 95% जो ज्वेलर्स हैं उनका निर्णय 5% जो ज्वेलर है वो कर रहे हैं। गोल्ड कंट्रोल एक्ट बना, आदरणीय कालूराम जी, मदन लाल जी पुराने आदमी हैं, स्वर्णकारों की राजनीति से जुड़े हुए आदमी हैं, शायद इनके नॉलेज में और जानकारी में भी ये बात होगी। उस समय एक भूल हुई थी अनिल बसु से, जो बंगाल का था, हिंदुस्तान का लीडर था। उसने ज्वेलर्स गोल्ड स्मिथ शब्द की जगह ज्वेलर शब्द लिख दिया था। उस समय सुनारों के अलावा कोई ज्वेलर नहीं था। जब गोल्ड कंट्रोल एक्ट बना, मुरारजी देसाई फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस समय केवल सुनार ज्वेलर थे, बाकी सब क्यों हुए कि भूल से उन्होंने उस जो एमओयू हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उस एमओयू में गोल्ड स्मिथ की जगह ज्वेलर शब्द लिख दिया। ज्वेलर लिखते अन्य जातियां घुस गई इसमें, और यही कारण है कि आज अन्य जातियों की जो शोरूम है वो बने। अब मैं मेन बात जो कहने जा रहा हूं, शायद आप लोगों की जानकारी में होगी। अपना जो व्यवसाय है, अपना जो धंधा है स्वर्णकारी का, ये धंधा उद्योग विभाग से जुड़ा हुआ नहीं है, वित्त मंत्रालय से भी जुड़ा हुआ नहीं है। आपको आश्चर्य होगा, स्वर्णकारी का धंधा टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, कपड़ा विभाग से जुड़ा हुआ है। अपनी जो हियरिंग होती है गवर्नमेंट लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे, तो जो टेक्सटाइल मिनिस्टर है वो डिसीजन करता है, ताकि वहाँ विशेष कम्युनिटी के लोग जो जुड़े हुए हैं वो स्वर्णकारों को ज्वेलर नहीं बनने दे, केवल मजदूर तक सीमित रखे कि ये भारत के मजदूर हैं,
ये जेवलर नहीं है। और यही कारण है कि हिंदुस्तान की कोई भी स्वर्णकार संस्था जो है वो आज तक टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में गोल्ड काउंसिल या टेक्सटाइल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मेंबर नहीं बनी। और मेंबर नहीं बनने के कारण किसी भी स्वर्णकार को आज तक किसी भी स्वर्णकारों की समस्याओं के संबंध में भारत सरकार ने आमंत्रित नहीं किया। मैं चाह रहा हूं कि जेवलर के माध्यम से मैं इन संस्थाओं से इस जेवलर संगठन को जोड़ूं ताकि भविष्य में स्वर्णकार समाज के प्रतिनिधियों को भी भारत सरकार है और स्वर्णकारों की समस्याओं के लिए आमंत्रित करे। ये मेरा फैसला गलत है या सही है? अब अपन आगे चल रहे हैं। आज राजस्थान प्रांत के ये चीजें मैं पीछे भी कई मीटिंगों में दोहरा चुका हूँ। कोटा की में, टोंक की में, झालावाड़ की में, जयपुर की में, जहां भी मैं गया हूँ मैं फिर दोहरा रहा हूँ। जहां मैं गलत बोलता हूँ, मैं आप लोगों का नेता नहीं हूँ, मैं आप लोगों का लीडर भी नहीं हूँ, मैं मात्र आप लोगों का भाई हूँ। और भाइयों की जो मीटिंग होती है, भाइयों की जो आपसी बातचीत होती है, वो सौहार्द और विश्वास पे टिकी हुई होती है। जहां मैं गलत बोलता हूं आप मुझे रोकना, मैं उसमें सुधार करूंगा और जो सही स्थिति है उसको आगे बताने की कोशिश करूंगा। भाइयों, आज कोई कपड़ा बेच रहा है, 2000 की दुकान लेके बैठा हुआ है। लोग कहते हैं साहब ये गारमेंट रेडीमेड यूनियन है, 2000 की अंडरवियर बनियान है उसके पास में, और वो है रेडीमेड गारमेंट यूनियन। और जो मिर्चों की गोली लेके सड़क पे बैठा है, बोले वो हुए है व्यापार मंडल। और कोई 300 रुपए की सब्जी लेके बैठा हुआ है, ये है सब्जी मंडी यूनियन। और जो 2 करोड़ 1 करोड़ की उधार कर रहा है, स्वर्णकारी व्यवसाय कर रहा है, उसकी कोई यूनियन नहीं है। अगर बाजार बंद करना है तो सब्जी वाले को बुला लेंगे, रेडीमेड गारमेंट वाले को बुला लेंगे, मिर्चों की बोरी वाले को बुला लेंगे। लेकिन क्या कभी किसी स्वर्णकार को बुला करके व्यापार मंडल ने पूछा क्या कि बाजार बंद करना है या नहीं करना है? मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? क्यों नहीं पूछा? अरे 2 करोड़ 1 करोड़ की उधार कर रहे हो स्वर्ण और चांदी का, जो कि पूरे अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं की फिक्सिंग करता है, तय करता है। वो व्यापार, वो व्यवसाय आप लोगों के हाथ में है और आप लोगों को कोई पूछ नहीं रहा है। बाजार बंद करना हो या मार्केट के कोई स्थानीय मुद्दों पे कोई आंदोलन करना हो तो रेडी वाले को पूछ रहे हैं, सब्जी वाले को पूछ रहे हैं, टेम्पू वाले को पूछ रहे हैं, अपने को कोई नहीं पूछ रहा है। अभी हाल ही में जो उपचुनाव हुए थे राजस्थान विधानसभा के, आप सब लोगों के प्यार की वजह से मुझे माननीय मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश संगठन ने झुंझुनू विधानसभा के और खीमसर विधानसभा के लिए पर्यवेक्षक के तौर पे एक स्वर्णकार बंधु को भेजा था। और वो दोनों सीटें मैं पर्यवेक्षक के रूप में गया था, मुझे भेजा गया था पार्टी संगठन ने लिखित में आदेश दिए मेरे नाम के। और मैं झुंझुनू विधानसभा में अविनाश जी जो मंत्री हैं उनके साथ रहा, वहां भी मैं गया। मैं कहना ये चाह रहा हूँ आपको, मूल मुद्दे में इसलिए वापस आ रहा हूँ कि मेरे खिलाफ कई बार मैं कुछ व्हाट्सएप पढ़ता रहता हूँ और मैंने एक निर्णय ले रखा है कि मैं कभी भी व्हाट्सएप का जवाब नहीं देता हूँ, कभी भी मेरे आलोचक के खिलाफ नहीं लिखता हूँ। और अगर कोई व्यक्ति ये साबित कर दे, अगर मेरे को कोई गाड़ियां भी निकालता है तो भी मैं जवाब नहीं देता हूँ। शायद आपने कभी भी मेरे आलोचकों के खिलाफ मुझे लिखा हुआ व्हाट्सएप में नहीं देखा होगा, देखा तो बताइए आप। कभी नहीं लिखता हूँ। क्यों नहीं लिखता हूँ? कि आप लोग यहाँ बैठे हुए हो, मैंने जीवन में कभी किसी से चंदा नहीं लिया है, मैंने जीवन में कभी किसी से आर्थिक सहयोग नहीं लिया है। मैंने मेरे स्तर पर जो स्वर्णकार वेलफेयर एसोसिएशन राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ,
हमने दिल्ली में अभी हिंदुस्तान के जितने भी मीनाकार हैं, जड़ा हुए काम करने वाले हैं, कलाकार हैं, या भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी हैं, या इंजीनियर हैं, या डॉक्टर हैं, या जो लोग जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं, उनको हमने राष्ट्रीय स्तर पे पुरस्कृत दिल्ली में अभी करवाया था 2 महीने पहले। कोई चिंता नहीं, उनके भोजन की, उनके रुकने की, उनके आवास की तमाम व्यवस्थाएं हमारे द्वारा दिल्ली में की गई थी। इनके माध्यम से जो भी हमारे मिलने वाले 2-5 भामाशाह है जो पूर्ण रूप से गोपनीय है, उन्होंने कहा नहीं सामाजिक काम होना चाहिए और हमने करने का प्रयास किया। तो साथियों, वापस मैं मूल मुद्दे पे आता हूँ। टॉपिक खूब है लेकिन जेवरस के हिसाब से आया हूँ, इसलिए जेवरस की बात कर लेता हूँ। तो मैं ये चाह रहा हूँ इस काउंसिल के मेंबर के अलावा ये जो अपना संगठन है, ये पूरे राजस्थान में जो व्यक्ति मीनाकार है, जो व्यक्ति जराई वाला है, जो व्यक्ति चित्राई वाला है, जो व्यक्ति छिलाई वाला है, जो व्यक्ति फेरी वाला है, जो व्यक्ति इकोनॉमिकल रूप से सोनकार भाई कमजोर है, तो मैंने कहा भाई 100 रुपये आजीवन उसकी शुल्क रखी जाए, मात्र 100 रुपये, और वो जेवलर एसोसिएशन का उसको सदस्य बनाया जाए पूरे जीवन के 100 रुपये लेकर के। और जो पदाधिकारी हैं उनके 1100 रुपये आजीवन लेकर के उनको सदस्य बनाया जाए। अब आप पूछोगे कि भाई ये फिर आप इस व्यवस्थाओं का क्या करोगे? मैं इसका प्रधान संस्थापक संरक्षक हूँ, मैं नया प्रदेश अध्यक्ष हूँ, नया प्रदेश कोषाध्यक्ष हूँ, नया प्रदेश महामंत्री हूँ, एक मार्गदर्शक के रूप में हूँ। मैंने तो इस संस्था का पंजीयन करवा दिया, इसके बायलॉज है वो तैयार करवा दिए, इसके लोग गवर्नमेंट से इसको सर्टिफाइड करवा दिया। मैं ये चाह रहा हूँ कि जितने भी स्वर्णकार बंधु 100 रुपये के मेंबर हैं, उन तमाम स्वर्णकार बंधुओं की दुकान पर एक जेवलर एसोसिएशन का सर्टिफिकेट लगे कि भाई ये जेवलर्स का मेंबर है। उसके साथ में अगर कोई इन्वेस्टिगेशन हो, पुलिस के स्तर का हो, या गांवों में क्या होता है कि कई बार 1-2 घर है अपने में, ज़्यादा आप लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज है, मेरे को भी नॉलेज है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं व्यक्त नहीं करना चाह रहा हूँ। उन गाँवों में उन सुनारों की वो स्थिति है जो आज बांग्लादेश में हिंदुओं की है। वो सुनार बेचारा एक घर है, बोल नहीं पाता है, उसके पैसे भी खा जाते हैं, फिर उसको कहते हैं तेरा ये ऑर्नामेंट भी खोटा है, झूठा है, फालतू है, उसको मुकदमों से और डराते हैं और सहयोग उसको मिलता नहीं है। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक तो तहसील स्तर पे अध्यक्ष बने, उस तहसील में अगर किसी भी स्वर्णकार भाई के कोई समस्या हो तो उस तहसील के जितने भी जेवलर्स हैं वो इकट्ठे होकर के उसकी मदद करें। तहसील वाले अगर उसमें असफल हो जाते हैं तो वो जिलाध्यक्ष से संपर्क करें। एक जिलाध्यक्ष के नीचे कम से कम 6 या 7 तहसीलें होती है, तो उनके 7 तहसील अध्यक्ष हो गए, जिलाध्यक्ष हो गया, जिला कार्यकारिणी हो गई। डेमोक्रेसी के अंदर शीश काटे नहीं जाते हैं, शीश गिराए जाते हैं। अगर किसी थाने के बार 150 सुनार अगर इकट्ठे होंगे, प्रशासन को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो क्या ये निर्णय सही है या गलत है? मैं व्यक्तिगत रूप से स्वर्णकार समाज की किसी भी संस्था के खिलाफ नहीं हूं। सारी संस्थाएं समाज की अपनी है। मैं जो एजेंडा बता रहा हूं, ये संगठनात्मक एजेंडा इसलिए बता रहा हूं कि आज स्वर्णकार समाज में सब कुछ होते भी मारवाड़ी का होता है कि बिना धनी दो जागो है। आपा धनी धोनी खड़िया नहीं कटिया, आपने टाबरा की रूखानी गोली वाली ते खाली मारो भाषण सुनो, अगर घरा चले गया मारो आनो बेकार है, ठाकुर सुनो बेकार। 100 रुपये में से अगर 19 लाख राजस्थान के स्वर्णकारों में से 1 लाख स्वर्णकार अगर सदस्य बन जाते हैं तो ये हंसराज करेल राजस्थान के मुख्यमंत्री को खुद जाके कहेगा कि ये 1 लाख वाली जेवलर संस्था है,
या ये बनियों की 25 व्यक्तियों वाली जेवलर संस्था है? मेरे को बताओ। क्या ये 25 जिन व्यक्तियों के पंजीयन करा रखे हैं वो इन 1 लाख की संस्था के सदस्यों का निर्णय करेंगे? हमारे 1 लाख मेंबर रजिस्टर्ड संस्था के जेवलर्स के मेंबर बने हुए हैं, जिसमें हमारा हर तबके का जो स्वर्णकार है वो जुड़ा हुआ है। और आपकी जो पार्टियां हैं वो हमारे पे जिंदी है, हम आप पे जिंदे नहीं है। मेरा स्वर्णकार कमा के खाता है, लेकिन आपको मेरे स्वर्णकार का वोट चाहिए, और वो अगर आपको नहीं मिला, आपकी पार्टी का कैंडिडेट भी नहीं जीतना। तो आप एक तो ज्यादा से ज्यादा जो ये सदस्यता का अभियान है, एक रजनीगंधा एक तुलसी में 100 नोट बराबर हुए, आजीवन मेंबरशिप बन रही है। और गवर्नमेंट तक की इंफॉर्मेशन आप भुगावा सकती कि बेन आप संगठन की शक्ति बताओगे मेरोगे काम। मेरी बात से सहमत हो? अब मैं अगला बिंदु ये चाह रहा हूं कि सरकार की 550 स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, अपन अखबारों में पढ़ लेते हैं या किसी के कान से सुन लेते हैं, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि 95% चुनावों को आज तक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिला, जबकि प्रत्येक तहसील स्तर में स्वर्णकार समाज के तहसील अध्यक्ष भी हैं, भवन भी बने हुए हैं, समाज के लोग आर्थिक सहयोग भी करते हैं। आज मैं सीधे शब्द में पूछूं कि सीनियर सिटीजन की जो पेंशन है, वृद्धावस्था की पेंशन है, मैं नाम बोल लूं, सगली कोमा 1.5% ले रही है, चुनाव था 20% बोलना था, जगह को लाभ दे रहे। आज विधवा की पेंशन है, विधवा बच्चा की है, जगह गवर्नमेंट पेंशन दे रही है। आज आपके सुनारण में धीरे से क्या आपने जो दिलकिया की पेंशन आपका बोल जा, अरे भाई करोड़पति ले रहे हैं, अरबपति ले रहे हैं, सरकार दे रही है, आपने मतदान आपने वोट गवर्नमेंट बनी है, बाकी आप को टैक्स दे रहे हैं, चांदी पर दे रहे हैं, सोना पर दे रहे हैं, बाजार में सामान खरीदने को जीएसटी को टैक्स दे रहे हैं, इनकम टैक्स को आप टैक्स पेड कर रहे हैं, अब रेलवे में यात्रा कर रहे हैं तो टिकट पर टैक्स दे रहे हैं, अपना टैक्स है, लोग उसका फायदा ले रहे हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि स्थानीय स्तर के जितनी भी धर्मशालाएं हैं, वहाँ जेवलर्स यूनियन के जो स्थानीय तहसील अध्यक्ष हैं या तहसील महामंत्री साहिबान हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि महीने में एक बार मैं सरकारी योजनाओं की लिस्ट उपलब्ध कराऊंगा उनको, वो समाज के लोगों को जानकारी दे। आज भी कई सुनारा गए घर का मकान को नहीं, और प्रधानमंत्री आवास के मायने दाम मिल रहे हैं, जगह लोगों के घर 2-2 ट्रैक्टर खड़े हैं, लग्जरी गाड़ियां खड़ी है, वे लोग प्रधानमंत्री आवास में मकान बना रहे हैं, और जगह सुनार गए बेचारा के पैर में जूती पेरने को नहीं, इन योजना उठा को। आप या तो पद मत लीजिए, पद लेते हो तो महीने में 1 दिन का समय निकालिए, मात्र 1 दिन का समय। ये बोरावड़ का शानदार भवन बना हुआ है, ये सबका अपने समाज के खून पसीने से बनी हुई है, आपको कोई मना नहीं करेगा। 1 दिन से कर लो, और सरकारी योजनाओं की जानकारी इस मंच पे बैठ करके, और वो जेवलर्स यूनियन के पदाधिकारी समाज को लोगों को देकर के उनको लाभान्वित करने का प्रयास करें। इससे आप सहमत हो या नहीं हो? अब आगे की बात में मैं आ रहा हूँ। मैं कई बार व्हाट्सएप पढ़ता हूँ, देखता हूँ अमुक आदमी अभी का हाथ की गड़बड़ है, ये बात 100 रुपया चंदो दियो, और यह खाता नंबर लिखता है और पेशेंट का नंबर लिखता है।
आथे भी सुनो फटो भाई लोग। अरे जब 25 लाख रुपए स्टेट गवर्नमेंट दे रही है और आयुष्मान योजना में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा दे रही है, तो फिर काहे के पदाधिकारी बने हुए हो? उन पदाधिकारियों को उनकी स्टडी करनी चाहिए और ई मित्र में ले जा करके और 50 लाख रुपए तक की जो चिकित्सा सुविधा स्टेट गवर्नमेंट प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है वो फैसिलिटी उस पेशेंट को उपलब्ध कराओ। ये दायित्व है पदाधिकारियों का। केवल पद लेकर के और अखबारों में नाम दिलाने से व्यक्ति पदाधिकारी अगर बनना चाहता है तो उसको नहीं बनना। बेकार है इस प्रकार के पद को लेना। कभी भाई मनोज खड़ा था, अच्छा संचालक है। मैं जब कोटड़ी में महामंत्री साहब श्रीराम जी मौसूल महामंत्री अध्यक्ष थे तो यही बात चल गई, मोहनलाल जी माइक बैठे थे, श्रीराम जी बैठे थे, ये मेरा अनुज भाई मनोज है ये भी बैठा था। तो मेरे को इन लोगों ने छेड़ लिया, विषय से हटके बोल रहा हूँ, एक मिनट नाम आ गया ये सब। बोलो साहब आप इस्तान के ऊपर हाथ नहीं को आईएएस को नहीं आयो मंत्री को नहीं आयो। मोहन जी माइक बोले हंसराज जी गुलास के कोटड़ी इतना में मैं पूछियो, बोले हंसराज जी थे मंत्री ने बुला दियो, ये मुझे शाखारी बुला दिया। आप लोगों के आशीर्वाद से अगले दिन मैंने राजस्थान के 2 कैबिनेट मिनिस्टरों को कोटड़ी बुलाया। इसका साक्षी भाई मनोज है। राजकुमार इनवा उस समय फॉरेस्ट मिनिस्टर था, माइंस मिनिस्टर था और सेकंड जो हेल्थ मिनिस्टर था उसको मैंने बुलाया। 3 आईएएस को बुलाया। 13 आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस समय था, उसको मैंने कोटड़ी बुलाया, उसका भाषण करवाया। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं है कि अपन नहीं कर सकते। हर व्यक्ति के पास अर्थ नहीं है। जिस व्यक्ति के पास में अर्थ है उसके पास समय नहीं है, और जिसके पास में समय है उसके पास में सामाजिक संगठन की समृद्धता नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस भाइयों के पास में संगठन की क्षमता है वो समाज को संगठनात्मक शक्ति दे। जिन भाइयों के पास कालूराम जी जैसे बैठे हैं शिक्षा की विद्वता की शक्ति है वो मार्गदर्शन का मार्ग दे। जिन भाइयों के पास पॉलिटिकल पावर है वो समाज को राजनीतिक संरक्षण का जो कार्य है उसका सहयोग दे। आलोचना न करे जो मार्गदर्शक है, जो सही व्यक्ति है, जो कार्य कर रहा है। मैं इस संबंध में थोड़ा सब्जेक्ट से हट करके फिर 2 लाइन और बता देना चाहता हूँ। जो मुद्दा कई मेरे साथियों ने उठाया, मैंने व्हाट्सएप में भी पढ़ा और देखा, तो मैं थोड़ा सा उसका चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट सार्वजनिक जवाब है उसका दे। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के सीएम आवास पे मेरा 4 घंटे का भाषण हुआ था। आप लोगों ने शायद वीडियो ऑडियो में सुना होगा। मैंने सीएम साहब को मेरे खुले शब्दों में ये कहा, नहीं है तो मैं मेरे भाषण की ऑडियो वीडियो आज भी मेरे मोबाइल में मौजूद है, मैं अभी दे सकता हूं जो भाई चाहे। मैंने कहा माननीय गहलोत साहब, मैं कांग्रेसी हूं न मैं बीजेपी का हूं, मैं सुनार का बेटा हूं और सुनारों के प्रतिनिधि के रूप में आपके बीच में आया हूं। अगर आप सुनार समाज की सुनोगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मेरा समाज नमक हराम नहीं है, हम आपकी मदद करेंगे। अभी हाल ही में शास्त्री नगर साइंस पार्क जयपुर में माननीय सरोज सिंह जी बगड़ी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधान संगठन महामंत्री हैं, सीएम साहब के निजी हैं, तो हमने जो प्रदेश संगठन का मीटिंग का कार्यक्रम किया उसमें सरोज सिंह जी बगड़ी को भी आमंत्रित किया था, भाजपा के अन्य बड़े नेताओं को भी किया था, जिसमें मूल सिंह जी भी थे, शंकरलाल जी भी थे, प्रेम जी बैठे ये भी थे, मुझे वृंदेव जी दिखाई दे रहे ये भी उस मीटिंग में मौजूद थे। मैंने उन नेताओं को साफ कहा कि भाजपा को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर आज तक हम वोट देते हुए आ रहे हैं और मतदान करते हुए आ रहे हैं, लेकिन हमारे को कभी भी आप लोगों ने आंख के आंसू पूछे क्या?
अगर अब आपने हमारी सुनवाई नहीं की तो ये वोट बैंक आपके हाथ से खिसकेगा। ये बात मैंने कही कि नहीं कही? बिल्कुल सही। ये मैंने भाजपा के हेड को ये बात सर्वकार समाज के लिए मुंह पे कही है और मैं दावा करता हूं कि जो लोग पार्टियों से जुड़े हुए हैं वो मेरी तरह अपने नेताओं को कह के बता दे, मैं मान लूंगा कि भाई मैं समाज का हूं, मुझे पार्टी की जरूरत नहीं है। वो नहीं कर सकते, लेकिन वो मेरी आलोचना जरूर करेंगे। मैं आज भी आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं एक रिटायर्ड सरकारी छोटा से पद का आदमी हूं। 70 साल मेरी आयु है। 60 साल तक मैंने नौकरी कर ली। 10 साल से मैं रिटायर्ड व्यक्ति हूं। मैं कोई जवान और युवा नहीं हूं। लेकिन मेरे पिताजी क्या करते थे कि रे थोड़ा खाने पढ़ा है, लिखा है, LLB कराई है, अफसर बनाया है, तो यार की समाप्ता ही करो। मुझे वो सब याद आते हैं। उस तकलीफ को लेकर के मैं समाज के बीच में जाता हूँ, समाज की जो समस्याएं हैं उनको उठाता हूँ। हाल ही में रतनगढ़ आरबी ज्वेलर्स में जो चोरी हुई 7 करोड़ के आसपास की, मुझे सूचना मिली। मैं तुरंत गया, SP से मिला, एडिशनल SP से मिला, पुलिस के उच्चाधिकारियों से बात की और मैंने कहा वही देख लो, अब वो स्थिति नहीं है, अब हम संगठित हैं। 3 दिन में चोर पकड़ लिए और माल की 50% की बरामदगी हो गई। नीम के थाना में डकैती हुई, मैं गया, लेकिन एक व्यक्ति सुनार अगर कोई जाता है और वो पीछे घूम के देखता है, उसकी पीठ खाली होती है, वो आपकी मदद नहीं करेगा। जब तक आप लोगों में संगठनात्मक शक्ति नहीं आएगी, आप लोगों में एकता के भाव नहीं आएंगे, आप एक दूसरे की टांग खिंचाई करोगे, ये मीटिंगें, ये भोजन व्यवस्था, ये इकट्ठा होना, ये साथियों बेकार है, बंद कर दो। कोई साथ नहीं है। हंसराज गड़े आए साहब, आप मेरे को माला पहना रहे हो, मैं भाषण दे रहा हूँ, आप सुन रहे हो। आधे घंटा आपने मेरा भाषण सुना और मैंने थोड़े आपकी प्रशंसा के कसीदे पढ़ दिए, आपने हंसराज गड़े के कसीदे पढ़ दिए। ऐसी मीटिंगें अगर चलती रहेगी जो समाज आने वाले समय में समाप्त हो जाएगा। भैया आपको सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। अब मैं आपको कुछ कड़वे घूंट पिलाने जा रहा हूं अगले शब्दों की रफ्तार में। काका थोड़ा सा बात वापस कर दिया, मैं थोड़ी कड़ी बात ना केहू मुझे सुन लो थोड़ी। मैं ये कहने जा रहा हूं कि अपना जो व्यापार है वो शोरूमों के रूप में अन्य कौमें छीन चुकी है, अपने पास नहीं। मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? अपना पास जो कला है, जो बुजुर्गों से अपने को मिली थी, आज भी हिंदुस्तान के जितने भी फोर्ट हैं या हिंदुस्तान की जो बड़ी बड़ी हवेलियां हैं, उसमें जो कलाकृतियां हैं नीले की, सोने के, पानी की, अपने बुजुर्गों की हुई। सुनारों ने उस कला को छोड़ दिया और हरामखोर होकर के और बंगालियों को काम दे दिया। 4 वेस्टेज, 3 वेस्टेज, 5 वेस्टेज, 2 वेस्टेज। अपने बच्चों को काम नहीं सिखाया, खुद सेठ बन गए। पहले गड़ाई का काम अपने पूर्वज करते थे और गड़ाई में जो इज्जत मिलती थी, लगाना अपा मारवाड़ी में निवारो बोला, हालांकि मैं सुनार को काम कभी गुण करेडो पर मैं जानू सोचूं, क्योंकि खून के मायने सुनार तो है ना। वो गड़ाई का काम आप मराठों से करा रहे हो, जो भूखे मराठे महाराष्ट्र से आ रहे थे, वो गड़ाई करके बिल्डिंगें बना ली उन्होंने, बिल्डिंगें। आप लोगों के सोने और चांदी के तन से निकाल करके गड़ाई करके बिल्डिंगें बना ली। सोना आपका
माल आपका और जिज्जत वो खा रहा है और बिल्डिंग बना रहा है। ये बात सही है या गलत है? 2 नंबर मजदूरी की जो बात है, 4 वेस्टेज 5 वेस्टेज, एक बंगाली वो बांग्लादेशी है या रोहिंग्या है, उसका बाप कौन है, उसकी माँ कौन है, वो कहाँ का रहने वाला है, उसका मजहब और धर्म कौन सा है, कभी आपने सोचा? किसी सुनार के बेटे को अगर वो आप काम देते हो तो सुनार वो आर्थिक रूप से संपन्न होगा, अजमेर जयंती में भी रसीद कटाएगा। अगर आप उसकी लड़की लाते हो तो वो 5 रुपये अपने मजदूरी के दिए अपने पे खर्च होंगे। क्या बंगाली आपको अजमेर जयंती में रसीद कटाएगा? क्या कभी आपके कोई धार्मिक काम या समाज की धर्मशाला पड़ेगी तो आप जिसको काम दे रहे हो, मजदूरी दे रहे हो, क्या बंगाली आपको वो चंदा देगा? तो मैं साथियों ये कहना चाह रहा हूँ इस बोरावड़ के हॉल में कि आज के बाद में स्वर्णकार बंधु ये प्रतिज्ञा ले कि बंगाली को मजदूरी पे रख लेंगे, दुकान पे रोकर रख लेंगे, लेकिन इसकी इंडिपेंडेंट दुकान है बंगाली की खुद की, उसको काम नहीं देंगे। एक मिनट देखो, अभी आप लोगों ने मुझे बुलाया है, मैं बोल देता हूँ, फिर आपको मौका दिलाऊंगा, आप लोगों की बात को मैं सुनूंगा और जहाँ संशोधन सुधार करना है मैं करूंगा। मैं पुनः ये कहना चाह रहा हूँ कि अपनी मजबूरियां है कि अपने कला सीखी नहीं, अपने बच्चों ने नहीं सीखी, तो बंगाली को आप होकर रखो, लेकिन जिस बंगाली की खुद की दुकान है अगर आप उस बंगाली को काम दोगे तो मेरा चैलेंज है आने वाले समय में वो बंगाली आपके ग्राहकों को डायरेक्ट बेसिस पे काम कराना शुरू करेगा। आप सौगंध खा लो कि इंडिपेंडेंट बंगाली को दुकानदार को दुकान नहीं देगा। अब आइए आप अगले मुद्दे पे। 10 मिनट आराम से बैठे सर। देखिए, अगर आप मेरे विचारों से बोर हो रहे हो तो मैं धन्यवाद के साथ मेरे भाषण को समाप्त कर लेता हूँ। आप 5 मिनट और बोल दीजिए। मैं केवल जो दुखद भाव है, स्वर्णकारों की जो मूल जड़ की समस्याएं हैं उनको व्यक्त करने के लिए आया हूँ, भाषण देने के लिए नहीं आया हूँ। भाषण नेता देता है, मैं नेता नहीं हूँ। मैं स्वर्णकार समाज का एक छोटा सा वर्कर हूँ, एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, आप लोगों का भाई हूँ। मैं जगाने आया हूँ, समय पे अगर नहीं जगे, नींद में सोए रहे, समाज का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा 20 साल के बाद में, मान लेना साथियों। के साथ कह रहा हूँ, याद कर लेना संतराज करेल को, जो खड़े शब्दों में आज आपको अपने आत्मिक विचार हैं तो तकलीफ है वो व्यक्त कर रहा है। मैं किसी पार्टी के लिए वोट नहीं मांग रहा हूँ, मैं किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थन के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने आप को बोर्ड का अध्यक्ष बनाने के लिए भी नहीं कह रहा हूँ। मैं समाज की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, जो पीड़ा है, उसको व्यक्त करके विचारों के आदान प्रदान करने के लिए भाइयों आप लोगों के बीच में खड़ा हुआ हूँ। मैं 3 नंबर मुद्दे भी ये कहने जा रहा था कि जितने भी बंगाली आपके पास कार्यरत हैं उनके पुलिस वेरिफिकेशन के लिए उनसे 2 चीजें लो। एक तो ले आधार कार्ड, एक ले उसका इलेक्शन कार्ड, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के कार्ड से उसकी रेजिडेंसी, उसका वार्ड नंबर, उसका बूथ नंबर ये प्रूव होगा। आधार कार्ड फर्जी बन सकता है, लाके दे सकते हैं।
आधार कार्ड के साथ में आप उसके निर्वाचन आयोग का कार्ड लो, और जितने भी बंगाली आपके पास काम करते हैं, आपका जो भी ज्वेलर्स का टैक्स है, वो कंसर्निंग पुलिस स्टेशन को चिट्ठी लिख के दे कि मान्यवर, ये हमारे क्षेत्र में बाहर से आए हुए बंगाली हैं या अन्य प्रदेश या प्रांतों के लोग हैं, इनकी कृपया पुलिस सत्यापन करने की कृपा करें, उस दिनांक से हमें अवगत कराए, उक्त तारीख को हम पत्रादि आपको प्रस्तुत कर सके। तो उससे क्या होगा कि उनका जब कंप्यूटराइज वेरिफिकेशन होगा, तो पीछे अगर उन्होंने कोई घोटाला किया है या लेके भगे है या कोई क्राइम किया है, वो रिपोर्ट कंप्यूटर में साथ में आ जाएगी। इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट बंगाली हैं, उनके मोबाइल नंबर और उनके नाम आप पुलिस स्टेशन को लिख के दीजिए कि साहब ये इन लोगों ने दुकानें कर रखी है, ये इनके मोबाइल नंबर है। पुलिस स्वयं उनको फोन करके बुलाएगी, उनका वेरिफिकेशन करेगी। उसके बाद में आप लोगों को तकलीफ होगी, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ स्टेट लेवल पे आपकी आवाज को मैं पहुंचाऊंगा। मेरा बच्चा सलून गाड़ी का काम करता है, 10-12 गाड़ी के ना उसके पास में सुजानगढ़ में। तो 250 ग्राम सोना आज के 12 महीने पहले एक बंगाली लेके हो गया। तो वो बच्चा आया शाम को मेरे पास जी, वो बच्चा आया बड़ा उदास और मायूस। मैंने कहा भाई क्या हुआ? बोले वो 250 ग्राम लेके हो गया। मैंने कहा यार तेरी लापरवाही है, लेकिन ठीक है, तू बेटा है, समाज के लोगों के साथ भी होते रहते हैं, तेरे साथ तो वहीं पर। मैंने उसका पुलिस वेरिफिकेशन करवा रखा था इलेक्शन कार्ड से, और उससे मैं पुलिस को लेके गया और मैंने उसको अरेस्ट करवाया। और आपको बता दूं, उसका माल बरामद करवा लिया बंगाल से जाकर, कलकत्ता से जाकर मैं करवाया था। ये मुस्लिम नॉलेज में माल बरामद कर लिया था हमने उसे। तो भाइयों, आप घबराओ मत, संगठित रहो, सामाजिक रूप से आप थोड़े से एक दूसरे की आलोचनाएं मत करो, सच्चाई की बात है उस पर आप रहो। लंबा समय मैं खींचना भी नहीं चाहता, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि कुछ शायद वार्तालाप में लगे हुए हैं, कुछ शायद बोर भी हो रहे हैं कि ये कितना लंबा बोलेगा। तो मैं पुनः आप लोगों का हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और सब दौर को मजोमन जीवन में आया भाई, बहुत दौर को जीवन की बोरा हो रहा है, बहुत दौर को न्यारा हार, सीधा न्यारा हार, भात भात की सब्जियां न्यारी, जे जिसवारो है मन में जैसी कई एरियों का तो कोई सुनार की बेटी ले आता, कोई सुनार ने बेटी दे मजो आवे जीवन दौर को करे भाई। तो भोजन व्यवस्था करिए, ताकि सुव्यवस्था करिए, और थायरो पीसफुली शांतिपूर्वक मन सुनो भी करिए। मैं आपको हृदय आभार व्यक्त करूँ, धन्यवाद व्यक्त करूँ। और जिसो भी मैं हूँ, अगर ते संगठित रहो तो मैं थारा विश्वास दिलाऊं कि देश स्तर पर, जिला स्तर पर कार्यकारी बना, थारा अगर राज्य स्तर पर जरूरत पड़सी तो राज करे फेलो आदमी उसी कि गवर्नमेंट तक भी लड़ाई लड़ना थाके सागला दी। जय अजमेर जी, जय जगदम्बा, जय सरोकार, राम राम।